नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के युवाओं से की वर्चुअली बात। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा जरूरी। नशीले पदार्थों का व्यापार दुश्मन देशों के आतंकी एजेंडे का हिस्सा। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय नौसेना ने महत्वपूर्ण उपलब्धि की हासिल। स्वदेशी डीएससी A24 जहाज समुद्री ऑपरेशन के लिए तैयार। कोलकाता के टीटागढ़ शिपयार्ड से लॉन्च। नौसेना की समुद्री निगरानी और सपोर्ट क्षमताओं में होगा इजाफा। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें खारिज। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने E20 पेट्रोल को बताया सुरक्षित। इंडियन रिसर्च लैब के शोध के में सामने आई ये जानकारी। ट्रंप ने ईरान पर आखिरी समय में टाली हमले की योजना। कहा, ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों के कहने पर लिया फैसला। समझौते की रूपरेखा बनने का भी किया दावा। और राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आज अंतिम दिन। आज भारत जूडो और ट्रैक साइकिलिंग में पेश करेगा चुनौती। अब तक 13 स्वर्ण समेत 39 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के युवाओं से वर्चुअली बात की और इस राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत के विजन से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा युवाओं के सपनों को तोड़ता है, परिवार बर्बाद करता है और उसके बाद खतरा देश पर भी मंडराने लगता है। आज के युवा स्टार्टअप्स की दुनिया में छाए हैं, एआई को लीड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में तिरंगा लहरा रहे हैं, स्पेस से लेकर साइंस तक नए कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है। एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है। एक परिवार हार जाता है, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, यह भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। प्रधानमंत्री ने नशे के खतरों, उनसे बचने के संकल्प और उपायों पर भी चर्चा की। जो युवा नशे के शिकार हो चुके हैं, उन्हें वापस राह पर लाने के लिए भी उन्होंने अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे युवाओं के लिए परिजनों की भूमिका, परिवार के दायित्व और समाज के सहयोग कारगर साबित हो सकते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि सरकार भी नशे के संगठन को खत्म करने के लिए बड़ी ही जिम्मेदारी और सख्ती के साथ काम कर रही है। ड्रग्स के खिलाफ अभियान में आज सरकार भी मजबूती से युवाओं के साथ खड़ी है। देश में नशे के कारोबारियों और तस्करों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स भी जब्त की गई है।
ये दिखाता है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार कितनी सख्त है। नशे के खिलाफ माई भारत द्वारा अपनाए शुरू किए गए अभियान को अगले 100 सप्ताह तक चलाए जाने का आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने संत समाज और अन्य संगठनों से भी अपील की कि आने वाले 100 रविवार नशे के खिलाफ जागरूकता और जन अभियान चलाएं। आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप्स। नशे के खिलाफ देश भर में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान को लगातार समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव तरुण चुघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान का स्वागत करते हुए कहा है कि ये केवल एक अभियान नहीं है बल्कि देश के करोड़ों युवाओं तक पहुंचा एक मजबूत संदेश है। उनके अनुसार नशा मुक्त युवा ही सशक्त और विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है। तरुण चुघ ने विश्वास जताया है कि ये अभियान जल्द ही एक जन आंदोलन का रूप ले लेगा और बड़ी संख्या में युवा नशे से दूर होकर देश के विकास में अपना योगदान देते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये आह्वान स्वागत योग्य है। देश का युवा नशों से बाहर आए और एक संकल्प ले अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। ये बहुत बड़ा अभियान है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने एक संकल्प के माध्यम से लाखों युवकों तक, करोड़ों युवकों तक ये संदेश पहुंचाया है और ये भारत के अंदर एक आंदोलन बनेगा और हर परिवार, हर नौजवान नशा छोड़ने के लिए आगे आएगा और निश्चित रूप से विकसित भारत का संकल्प यानी नशा मुक्त भारत का संकल्प ये एक ही लाइन में चलता है। देश का बच्चा नशा मुक्त होगा, देश की तरक्की युक्त होगा। और ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ने युवाओं को नशा विरोधी शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और खेल मंत्री सूर्यवंशी सूरज भी मौजूद रहे। देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों पर 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच ओडिशा पुलिस ने 63,720 एकड़ में फैली अवैध गांजे की खेती को नष्ट किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,911 करोड़ रुपए है। और इस दौरान पुलिस ने 2,576 मामले दर्ज कर 3,699 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 432 टन गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 2,106 करोड़ रुपए आंकी गई। उन्होंने ड्रग माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि कानून के तहत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शिक्षण संस्थानों, युवा संगठनों, एनएसएस, एमवाई भारत, स्वयंसेवकों, उद्योगों और सरकारी संगठनों और मीडिया से नशा मुक्त ओडिशा बनाने में अभियान में सहयोग करने की उन्होंने अपील की। ओडिशा में अभियान को व्यापक समर्थन मिला। राज्य के 453 केंद्रों पर हुए इस कार्यक्रम में 1.6 लाख से अधिक लोगों ने नशा विरोधी शपथ ली। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय नौसेना को एक और बड़ी सफलता मिली है। कोलकाता के टीटागढ़ शिपयार्ड में डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना की 5वें और अंतिम पोत DSC-A24 को लॉन्च किया गया। यह अत्याधुनिक जहाज ऑपरेशनल डाइविंग, अंडर वाटर निरीक्षण और रेस्क्यू मिशनों के लिए तैयार किया गया है।
करीब 70% स्वदेशी उपकरणों से लैस ये पोत मेक इन इंडिया पहल का मजबूत उदाहरण है। भारतीय नौसेना का कहना है कि DSCA-24 के शामिल होने से समुद्री अभियानों, बचाव कार्यों और तटीय सुरक्षा को क्षमता में और ज्यादा मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मयूर विहार फेज 2 स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का दौरा कर मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की है और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोगों के अनुभव और सुझाव सुने हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने अस्पताल में साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी सुधार तुरंत ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार इन सभी को वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। ये कार्रवाई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ के फॉरेनर सेल ने ऑपरेशन विस्टा 1.0 के तहत की है। पुलिस ने जानकारी दी है कि ये सभी नबी करीम इलाके के एक होटल में रुके थे और डबल एंट्री वीजा पर भारत आए थे। पुलिस के मुताबिक वीजा में अधिकतम 15 दिन रुकने की अनुमति थी, लेकिन इन सभी ने इस तय समय सीमा का उल्लंघन किया। पूछताछ के बाद एफआरआरओ ने कानूनी कदम उठाते हुए इन सभी को सराय रोहिल्ला के डिटेंशन सेंटर भेज दिया है, जहां से इन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। और झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, धांधली और घोटालों के आरोपों के बीच सड़कों पर छात्रों का गुस्सा बढ़ रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और युवाओं का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा समय से जारी है। प्रदर्शनकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, कथित गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच और विवादित भर्तियों पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों की तैयारी के बावजूद बार बार सामने आ रहे विवादों और देरी से हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा से लेकर संसद तक विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। बीजेपी ने हल्ला बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग तेज कर दी है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। छात्रों के भविष्य को लेकर उठे सवाल सोरेन सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन रहे हैं। तो झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता का ये मामला जो है गर्माता ही जा रहा है। विद्यार्थी सड़क पर उतरकर न्याय की आवाज बुलंद कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन के जरिए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे इस धरने पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिवाकर कुमार। ये जो प्रदर्शन है इसका ये 8वां दिन है, इसीलिए इन छात्रों ने अब एक जो इनका अगला प्लान है कि झारखंड विधानसभा का चूंकि मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है 6 तारीख से, तो विधानसभा का घेराव करने की लोगों ने रणनीति बनाई है और इन छात्र युवाओं के नेताओं की जो मांग है उसके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा, आसू पार्टी, जो तमाम विपक्षी दल है झारखंड में, वो साथ आ गई है। लेकिन सरकार की तरफ से खुलकर इस मामले में अभी भी कुछ बयानबाजी नहीं हो रही है। सरकार ने हालांकि कह रही है कि हमने सीआईडी जांच बैठा दिया है, लेकिन युवा लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और उस मांग पर यह अड़ी है। तो रांची में विद्यार्थियों का आंदोलन अब उग्र होता नजर आ रहा है। छात्रों ने राज्य सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। परीक्षा एजेंसियों में उन्होंने परिवारवाद का भी आरोप लगाया है। आंदोलनकारियों की मांग है कि परीक्षा एजेंसियों में पारदर्शिता आए। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित घोटाले और अनियमितताओं को लेकर जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो लगातार अब उग्र होते जा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास। ये 8 दिनों से लगातार छात्र जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं और जेपीएससी और जेएससीसी की जो परीक्षाएं पिछले 5-6 वर्षों में हुई है उसको रद्द करने की मांग लगातार इन अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने खुद ऐसा एक्सेप्ट किया कि 120 क्वेश्चन हूबहू मिले हैं, पर उन्होंने कोर्ट में ऐसा कहते हैं कि फ्यू क्वेश्चंस मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं वो कैसे मैनिपुलेट करते हैं। 120 की जगह वो फ्यू क्वेश्चंस बोलते हैं।
तब वो शक के दायरे पे आ जाते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सर इस पे सीआईडी की ना जगह सीबीआई की जांच हो। सर केंद्रीय एजेंसियों पर अभी भी इन युवाओं का भरोसा है और इन युवाओं का साफ तौर पर मान है कि सीआईडी के जरिए सिर्फ राज्य सरकार लिपापोती करने की स्थिति में है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तभी जो गुनहगार है वो निकलकर सामने आएंगे और जो मेधावी छात्र हैं उनको न्याय मिल पाएगा और उनके साथ उनके जो हक की लड़ाई है वो पूरी हो पाएगी। और लगातार अभ्यर्थियों की ओर से ये आंदोलन उग्र हो रहा है। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां, एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की जो पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% तक रह सकती है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बेहतर होते व्यापक आर्थिक हालात और बदली वैश्विक परिस्थितियों का फायदा जो है वो भारत को मिल सकता है। आपको बता दें, इससे पहले पश्चिम एशिया में तनाव के चलते आरबीआई ने पहली तिमाही की वृद्धि दर का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया था, लेकिन अब हालात में सुधार के बाद विकास दर अनुमान से बेहतर रहने की उम्मीद जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 तक महंगाई नियंत्रण में रही है और पहली तिमाही में सीपीआई आधारित महंगाई 3.9% दर्ज की गई, जो कि आरबीआई के लक्ष्य दायरे में है। तो वहीं बेहतर मानसून और खरीफ बुवाई की स्थिति से कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि एसबीआई रिसर्च ने एल नीनो के संभावित असर को लेकर सतर्क रहने की भी बात कही है। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर चलाई जा रही गाड़ियों को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन दावों को आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया है। कानपुर आईआईटी के इंजन रिसर्च लैब का प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉक्टर ध्रुवराज कर्ना ने अपने शोध में बताया है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों का इंजन खराब नहीं होता है और ना ही माइलेज में कोई बड़ी गिरावट आती है। E20 पेट्रोल से चलाई जा रही गाड़ियों का ना इंजन खराब होता है और ना ही फ्यूल पंप खराब होता है। डॉक्टर ध्रुव ने बताया कि गाड़ी का माइलेज कई बातों पर निर्भर करता है। इसमें गाड़ी चलने की तरीका, ट्रैफिक की स्थिति, सड़क की गुणवत्ता, वहाँ की सर्विसिंग और ईंधन की गुणवत्ता शामिल है। शोध के मुताबिक BS4 और BS6 मानकों वाले मौजूदा वाहन E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। वर्तमान समय में क्या है कि E20 तक ऐसा हमने अपने शोध में पाया है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम वर्तमान वाहनों और पुराने वाहनों में नहीं है। सो E20 तक हम लोग नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी जो जानकारी जो चल रही है सोशल मीडिया पे, उस पर ध्यान ना दें। आप लोग अपनी उपभोक्ता पुस्तिका, जिसको इंग्लिश में यूज़र मैनुअल बोलते हैं, और समय समय पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उस पर ध्यान दें और कोई भी अनावश्यक चीज़ों पर ध्यान ना दिया जाए। 4 महीने तक लगातार बिकवाली करने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार में जोरदार वापसी की है। जुलाई महीने में एफपीआई ने भारतीय इक्विटी बाजार में 20,200 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया और इससे पहले जून में करीब 49,340 करोड़, मई में 32,963 करोड़,
अप्रैल में 60,847 करोड़ और मार्च में 1,17,000 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी हुई थी। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में अपेक्षाकृत स्थिर बाजार, बड़ी कंपनियों का आकर्षक वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट आय में सुधार की उम्मीद और वैश्विक स्तर पर कम होते दबाव ने विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। इसके अलावा रुपये की स्थिरता और IT कंपनियों की उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों ने भी निवेशकों की धारणा को मजबूत किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और डिजिटल न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायपालिका, पुलिस और अभियोजन तंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। कार्यशाला में ICJS, CCTNS, डिजिटल साक्ष्य और फॉरेंसिक तकनीकों के बेहतर उपयोग पर मंथन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नई आपराधिक न्याय व्यवस्था में तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है और सभी संबंधित एजेंसियों के बेहतर समन्वय से न्याय प्रक्रिया अधिक तेज, प्रभावी और पारदर्शी बनेगी। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो नए कानून देश में लागू हुए हैं, उनका त्वरित वो कानून लागू हों और जनता को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए गृह विभाग के द्वारा आज का ये कार्यशाला एक दिन का आयोजित है। छत्तीसगढ़ में भी जो नए कानून है, BNS है, वो सुचारू रूप से यहाँ पर और चलेगा, तेजी से चलेगा। इसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। बात करें देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया। ये 6 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 100 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। तो वहीं गुजरात में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। सौराष्ट्र क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है और 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। 7 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 1,78,000 लोग प्रभावित हैं। 349 गांवों में बाढ़ का असर बना हुआ है। ओडिशा में बाढ़ का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में खतरा बना हुआ है। निचले इलाकों में प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भी भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। प्रशासन राहत और बचाव के कार्यों में जुटा है। आपको बता दें कि असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। 7 जिलों के 349 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और राहत शिविरों में हजारों लोग रह रहे हैं। केरल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ जैसी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत अभियान तेज हो गया है और इसी क्रम में अभिनेता रणदीप हुड्डा ने शिवसागर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों के बीच राहत सामग्री उन्होंने वितरित की है। रणदीप हुड्डा स्वयंसेवी संस्था ग्लोबल सिख के साथ मिलकर राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और आपदा से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए लोगों से आगे आने की अपील की। रणदीप हुड्डा ने कहा कि बाढ़ से हुई तबाही बड़े स्तर पर है और इस स्थिति पर पूरे देश को ध्यान देने की जरूरत है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 से 5 अगस्त तक ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति 3 अगस्त को कटक पहुंचेंगी, जहां पर वो जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वहीं 4 अगस्त को राष्ट्रपति का कार्यक्रम खास रहने वाला है। राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक ट्रेन से यात्रा करेंगी और इसके बाद वो मां कंधुनी देवी मंदिर पहुंचकर दर्शन और आरती करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति
ताप्ती पानी स्थित शिव मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति के इस दौरे को देखते हुए ओडिशा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और पाकिस्तान में बलूच नागरिकों पर अत्याचार को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग पांक ने बलूच नागरिकों के जबरन अपहरण के बाद लापता होने को लेकर चिंता व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि आतंकवाद रोधी विभाग, पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों और सेना ने कई बलूच नागरिकों को गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया है। पाक ने इस गायब लोगों के ठिकाने का तुरंत खुलासा करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें अपने परिवारों से मिलने की सुविधा देने की मांग की है। संगठन ने जिम्मेदारी तय करने के लिए तुरंत निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की भी मांग की है। अपनी रिपोर्ट में बलूचिस्तान की मानवाधिकार परिषद ने जून 2026 में 77 हत्याओं और जबरन गायब किए जाने के 63 मामलों की जानकारी दी है। और अब खबर है खेल जगत से। भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र ने 90 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में रजत पदक जीत के खुद के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी है। अब नरेंद्र का लक्ष्य एशियन गेम्स हैं, जहां उनकी कोशिश अपने पिछले प्रदर्शन को सुधारने की है। नरेंद्र से उनकी इस कामयाबी और उनकी आगामी योजनाओं पर खास बात की है हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। आप देखिए ये खास बातचीत। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। एक ऐतिहासिक हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस देखा हमारे भारतीय बॉक्सर्स द्वारा। 7 गोल्ड और 3 सिल्वर जीते। इस बार हमारे साथ हैं नरेंद्र बीरबल। बहुत बहुत शानदार प्रदर्शन रहा आप लोगों का। एक सिल्वर मेडल जीता आपने। पूरा एकदम कैंपेन इतना ज़बरदस्त रहा। क्या वजह मानते हैं कि हमारे बॉक्सर्स ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया? बॉक्सर पहले ही पूरी तैयारी करके आए थे कि भाई हमने मतलब कि 5 गोल्ड की उम्मीद की, मतलब कि और ज़्यादा गोल्ड आए हैं तो 7 गोल्ड आए हैं। हमने जो मतलब सोच के आए थे उससे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और इससे पहले जैसे साई कैंप लगाती पटियाला में और BFI दोनों मिलकर अच्छा काम कर रही है। और कॉमनवेल्थ गेम से पहले ट्रेनिंग टूर लगाया था बेलफास्ट में, आयरलैंड में। वहाँ अच्छे पार्टनर थे, अच्छी ट्रेनिंग हुई है और यहाँ उसी का रिजल्ट यहाँ आया है कॉमनवेल्थ गेम में। ओवरऑल अपनी फाइट्स के दौरान बॉक्सिंग का भी एग्रेसिव गेम है, और लेकिन आप बड़े कूल नज़र आते हैं। क्या इसकी वजह है? क्योंकि मैं इतना ज़्यादा प्रेशर लेता नहीं हूँ फाइट से। अगर कोई बात नहीं, हार जीत तो होती रहती है। अगर हार के तो ये नहीं कि उस हार को याद करते रहेंगे। आगे वाला जो टारगेट है, अभी एशियन गेम है, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, आगे बहुत गेम है। तो इसमें जो भी हमने कुछ कमी की है उसको पूरा करके एशियन गेम में पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। तो क्या लगा पूरा कैंपेन आपका सफ़र? अगर बॉक्सिंग का सफ़र देखिए राइट फ्रॉम जहाँ पर हमने स्टार्ट किया, पोडियम तक लगातार आप एक जाने माने नाम है इंडियन बॉक्सिंग में। पूरे सफ़र को कैसे देखते हैं आप? पूरे सफ़र में अगर गेम्स में देखें तो वर्ल्ड मिलिट्री गेम, साउथ एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम सभी में मेडल ले लिया है। ओलंपिक गेम बाकी है, ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे। तो आशा करें कि अगला जो ओलंपिक आएगा उसमें वो एक पदक वहाँ भी आपके। हाँ, सभी गेम में मेडल हो गया, ओलंपिक गेम बाकी है। बस आप दुआ करते रहिए, मेहनत करेंगे। आगे जो भगवान ने जो लिख रखा वो तो होना है ही। हम अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, मेहनत में कोई कसर छोड़ने वाले नहीं हमारे बॉक्सर। और यहाँ भी जिस तरह से नरेंद्र ने एक सिल्वर मेडल जीता, अब उनका अगला जो कैंपेन है वो होगा ओलंपिक में मेडल जीतने का एक उनका सपना है। और जिस तरह का प्रदर्शन वो लगातार दे रहे हैं, हर मंच पर उन्होंने पदक जीता है, तो आशा उनसे यही रखी जाएगी कि जब अगला बड़ा मंच आएगा, चाहे एशियन गेम्स का हो चाहे ओलंपिक्स का हो, वहाँ भी वो इसी प्रदर्शन को दोहराएं और भारत के लिए वहाँ भी पदक जीतें। कैमरा पर्सन स्टालिन प्रभु के साथ नारायण सिंह, DD न्यूज़, ग्लासगो।